माँ रोज मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी पकड़कर चुप कर जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैन होते हुए 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में सोने का कहा। उस रात मेरे तो होश ही उड़ गए। कभी कभी किस्मत बड़े अजीब अंदाज में हमारे सामने आती है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि कसूरवार कौन है। हमारे अपने ही हमारे सामने इतने चेहरों में आते हैं कि हमें यही समझ नहीं आता कि उनका असली चेहरा कौन सा है। अगर हमें उनके असली चेहरों के बारे में मालूम हो भी जाए तो हमें खामोशी से लबों को सीना पड़ता है, क्योंकि हमारा उनसे ऐसा गहरा रिश्ता होता है कि उनका राजफाश करके हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। कभी कभी दिल चाहता है कि उन पापी और दोगले लोगों से हर रिश्ता तोड़ लिया जाए, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हमारे पास उनके सिवा कोई और रिश्ता भी नहीं होता। सितम की बात यह है कि इस जमाने में किसी रिश्ते के बगैर जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कुछ ऐसे ही दोगले, पापी और मतलबी रिश्तों के बीच में फंस गई थी कि अगर मैं उनसे दूर जाती तो भी मुसीबत, और अगर पास रहती तो भी शायद मेरी ही जान को खतरा रहता। मेरा नाम प्रिया है और मैं लखनऊ के एक छोटे से इलाके से संबंध रखती हूँ। मेरी जिंदगी ने मुझे मेरे इलाके की तरह हमेशा छोटा ही दिखाया है। मैं एक मिडिल क्लास घराने से संबंध रखती हूँ। मेरा बाप एक मजदूर था जिसको दिहाड़ी मिल जाए तो कुछ पैसे आ जाते, वरना उनको माँ के ताने ही सुनने पड़ते। इस महंगाई के कड़े दौर में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। इसी वजह से मेरे माँ बाप के बीच हमेशा ही अनबन चलती रहती। वो जरा सी बात पर लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को कोसते रहते। मुझे ये देखकर बहुत दुख होता, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि हम खामोशी से वैसे ही शांत जिंदगी गुजारें जैसे मेरे चाचा के घर वाले रहते थे। वो दोनों आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और उनको मैंने कभी भी लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा। मैं जब भी उनके घर जाती तो मेरे चाचा ही नहीं बल्कि मेरी चाची भी मुझसे काफी प्यार और मोहब्बत से पेश आती। अक्सर तो मुझे इस चीज का एहसास होता कि जैसे मेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत तो मुझसे मेरी चाची करती थी। मेरी माँ मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि वो तो हर दूसरे दिन भागकर अपने मायके चली जाती थी और जब भी वापसी आती तो उसका रवैया पहले से भी ज्यादा बुरा होता। वो बजाय उसके इस बात का एहसास करती कि बाबा काम से थके हारे आते हैं तो उसकी सेवा करें और उसकी हिम्मत बढ़ाए कि कोई बात नहीं, अगर तुम कम कमाते हो तो क्या हुआ, अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम चटनी से रोटी खा लेंगे। मगर नहीं, वो इस बात को और बाबा की मेहनत को किसी खाते में नहीं लाती थी, बल्कि उन्हें कोसती रहती थी। मेरा ये देखकर दिल परेशान रहता कि बाबा बेचारे तो सारा दिन काम ढूंढने के लिए सड़क के किनारे धूप सर्दी गर्मी हर मौसम में बैठे रहते हैं, और अगर काम मिल जाता तो गधे की तरह सारा दिन काम करते रहते हैं। मैं स्कूल जाती तो अक्सर देखती थी कि कितने बच्चों के बाप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए होते हैं और मेरा दिल रोता रहता, क्योंकि मेरे बाबा तो कई कई दिन कपड़े ही नहीं बदलते थे और माँ भी उनके कपड़े नहीं धोती थी। मुझे कभी कभी बाबा पर बहुत तरस आता, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो मैं सोचा करती थी कि मैं जब पढ़ लिख लूंगी तो कोई बहुत अच्छी सी नौकरी करूंगी और अपने बाबा के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाया करूंगी। अक्सर मैं कोशिश करती थी कि अपने बाबा के कपड़े मैं खुद ही धो दूं, मगर मुझे माँ ऐसा नहीं करने देती थी, बल्कि अगर मैं बाबा का ख्याल रखने की कोशिश भी करती तो माँ का गुस्सा आसमान को छूने लगता। मुझे माँ का व्यवहार बहुत ही बुरा लगता। एक दिन मैं चाचा के घर गई तो वो कहीं बाहर जाने वाले थे। अभी तो उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, मगर चाची जिद कर रही थी कि वो दूसरे धुले हुए और स्त्री वाले कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं। मेरा जहां यह देखकर दिल बहुत खुश हुआ था, वहीं मुझे अपने बाबा का ख्याल आया तो मेरा दिल टूट गया। मैं घर आई और माँ से कहा कि तुम बाबा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कभी चाची की तरफ देखा है
वो चाचा जी का कितना ख्याल रखती हैं। माँ ये सुनकर गुस्सा हो गई और मुझे बातें सुनाने लगी। कहने लगी, कभी देखा है कि तुम्हारे चाचा कितने पैसे कमाते हैं? उनके घर पैसे की रेल पेल है, तभी तुम्हारी चाची उसका इतना ख्याल रखती है। अगर उसे भी मेरी तरह मुट्ठी दबाकर खर्च करना पड़े तो तुम्हें भी पता चल जाए कि वो कैसे उसका ख्याल रखती है। उनके झगड़े की आवाजें भी हमारे घर तक पहुँचे। माँ जाने कितनी देर तक मुझे बातें सुनाती रही, तो मेरा दिल ये देखकर बहुत बुरा हो गया। मैं उस दिन बहुत देर तक रोती रही और जब बाबा घर आए तो मैंने उनसे कहा कि वो क्यों माँ की बातें बर्दाश्त करते हैं, उनको क्यों नहीं बताते कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वो कोई पैसे छुपाते तो नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो माँ और ज्यादा बोलेगी और ये मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। मैं भी बस खामोशी से सिर हिलाकर रह गई, क्योंकि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे थे। एक दिन बाबा घर से हमारे बीच से उठकर अपने कदमों पर चलकर काम के लिए गए, लेकिन वह वापस अपने कदमों पर नहीं बल्कि कुछ अजनबियों के कंधों पर आए थे। मैं यह देखकर सदमे में चली गई और जैसे हम पर आसमान टूट गया था। हमें उस वक्त एहसास हुआ कि बाप का होना क्या होता है। यूं ही बाबा की मृत्यु हो गई और हमारी जिंदगी जैसे वही रुक गई थी। मैं सारा दिन रोती रहती कि बाबा ने एक भी सुख का दिन नहीं देखा था। माँ के सारे झगड़े जैसे बाबा के साथ ही चले गए थे। वो अब किसी से भी झगड़ती नहीं थी। हम पर दूसरी मुसीबत उस वक्त आई जब हमारे मकान मालिक ने आकर कहा कि घर खाली कर दें या किराया दे। हमारे पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो उसको किराया कहाँ से देते। माँ ने उससे कुछ दिन की मोहलत मांगी, जो उसने बहुत ही मिन्नतों के बाद तरस खाकर दे दी। माँ को उस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किराए का इंतजाम कहाँ से करें। वो मामा जी के पास भी गई कि किराए का इंतजाम कर दें, मगर उन्होंने अपनी मजबूरियों के रोने रोए कि हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है, बल्कि फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो मायूस होकर घर वापस आ गई। उस रात चाचा और चाची हमारे घर आए तो माँ ने रोते हुए कहा कि अब हमारे सर से छत भी छीन ली जाएगी। चाची बहुत ही दयालु थीं। उन्होंने वादा किया कि वो किराया देंगे। मुझे उस वक्त चाची बहुत ही अच्छी लगी। चाची ने उस महीने का किराया दिया और उन्होंने राशन भी घर में डलवा दिया। यूं महीना हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा, लेकिन महीना खत्म होते ही पुराने मसले फिर से शुरू हो गए। फिर से चाचा आए तो हमारे फिर से वही मसले थे जो अब सारी जिंदगी चलने थे। माँ ने चाचा से कहा कि मैं अभी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई नौकरी वगैरह कर लूँ, आप इस मसले का कोई हल निकाल दें। आप मेरे भाई जैसे हैं, तो आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं? मैं माँ के इस रूप पर हैरान हो रही थी और चाचा के जाने के बाद वो उनको ही बुरा भला कहती रहती थी। खैर, उस दिन चाचा काफी परेशान घर गए, मगर हमें तसल्ली दी कि वो जल्द ही किसी हल के साथ दोबारा हमारे घर आएंगे। और यूं कई दिन गुजर गए। माँ उनको कोसती रहती कि वो बहाना बनाकर जान छुड़ाकर यहाँ से जा चुके हैं और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि माँ को लगता था कि जैसे इस मुश्किल वक्त में उनके सगे भाई उनका साथ छोड़ गए हैं, तो यकीनन चाचा और चाची भी छोड़ जाएंगे। मैं भी काफी हद तक यही सोच रही थी, क्योंकि इस महंगाई के दौर में किसी की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही दिलगुर्दे का काम था। मैं भी मायूस हो चुकी थी और यूं कई दिन बाद चाचा और चाची आ गए। उनको अचानक यूं देखकर माँ को यकीन नहीं आया, जबकि मैं भी काफी खुश थी। चाचा ने बताया कि वो और चाची फैसला कर चुके हैं कि हर महीना अगर वो हमें राशन भी देते हैं और घर का किराया भी देते हैं तो काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि आप हमारे घर शिफ्ट हो जाएं। आप अगर चाहेंगे तो अपना खाना पीना अलग कर लीजिएगा, मगर रिहाई से हमारे साथ रह लें। ऐसे हम दोनों के लिए आसानी रहेंगी। हम दोनों माँ बेटी को तो जैसे उनके इस एहसान पर यकीन ही नहीं आया। माँ ने सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगा और यूं दोबारा मामा जी के घर चली गई। ये देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था कि वो मुश्किल वक्त में हमारा साथ छोड़ गए थे और वहां अब दोबारा से उनके पास मशवरे के लिए पहुंच गई।
जब वो वापस आई तो उनका यही फैसला था कि वो चाचा के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार है, और मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई। कुछ ही दिन बाद हम रोते हुए चाचा के घर चले गए। बाबा की यादें वहीं पर ही रह गई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। मैंने एक बात नोट की थी कि माँ खामखा चाची से खार खाने लगी थी। मुझे माँ की ये बात बहुत ही बुरी लगती। मैं चाहती थी कि माँ उनका एहसान माने कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमें अपने घर में जगह दी। माँ की साजिशें भी बढ़ने लगी थी और मामा जी भी हमारे घर आने जाने लगे थे। वो जब भी आते तो माँ और मामा जी कमरे में बैठ जाते और न जाने क्या बातें करते रहते और मुझे कमरे से निकाल दिया करते थे। लेकिन मुझे यकीन था कि वो उनको बरगलाने ही यहाँ आते हैं, क्योंकि मैं उनकी हर बात मानती थी। चाचा और चाची हमारा बहुत ख्याल रखते और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हमें किसी तरह की कोई मुश्किल ना हो, जबकि माँ अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही थी। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं माँ को रोकूं कि उनके साथ इतनी दुश्मनी ना करो, मगर ऐसा नहीं कर पाई कि कहीं चाचा को सच ना पता चल जाए और वो हमें घर से ही ना निकाल दें। यूं ही कई महीने गुजर गए और माँ चाची के लिए मीठा जहर बन गई। वो चाचा को चाची के खिलाफ भड़काती रहती और चाचा माँ को अपना समझकर चाची से लड़ाइयाँ करते। वो दोनों भी ऐसे ही लड़ने लगे थे जैसे कभी माँ और बाबा किया करते थे, और उसका सारा वक्त माँ के सर जाता, जो चाचा को चाची के खिलाफ करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। माँ चाचा से कहने लगी कि चाची और मामा जी एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि मैं जानती थी कि उनकी मिली भगत है चाची को इस घर से निकलवाने की। जबकि चाचा इस वजह से माँ पर यकीन कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि हम उनके अपने हैं। तभी तो उन्होंने बगैर किसी डर के अपने भाई की गंदी नीयत का बता दिया था। एक दिन चाची किचन में चाय बना रही थी और मामा जी भी उनके पास खड़े बातें करते हंस रहे थे, और चाचा ने देख लिया और वो गुस्से से चिल्लाए तो चाची ने उनको सफाई पेश करने की कोशिश की। कहने लगी, मैं तो मोहित को अपना भाई समझती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन ही समझता है। जबकि मामा जी ने प्लान के मुताबिक कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और चाची एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। चाची ये सुनकर दंग रह गई थी और उन्होंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बौखलाते हुए माँ को बुलाया तो उन्होंने भी मामा जी की जुबान बोली। चाचा जी ने गुस्से में चाची को तलाक के लिए बोल दिया और यूं इस जद्दोजहद में उनकी तलाक हो गई और फिर वो रोते हुए घर छोड़कर चली गई। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ और माँ और मामा जी पर गुस्सा भी बहुत आया कि उन्होंने किसी के एहसान के बदले में उनको कितना बड़ा गम दे दिया था। उसके कुछ दिनों के बाद चाचा जी भी बीमार रहने लगे थे। यकीनन उनको चाची की बेवफाई ने मार डाला होगा। मैं चाचा से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे उनमें अपने बाबा की झलक नजर आती थी, तो कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं उनको सारी सच्चाई बता दूं, मगर पता नहीं क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती। शायद दरबदर होने का ही डर था कि जिसने मेरी जुबान बंद रखी थी। कुछ महीनों में ही चाचा बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगे और वो चारपाई से ही लग गए। माँ उन दिनों उनका बहुत ख्याल रखने लगी और यूं मेरे माँ से सारे शिकवे दूर होने लगे। उनकी खुराक और दवाई का खास ख्याल रखती थीं। उनके लिए वो तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाती। मैं भी अपनी जगह उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि मैं भी उनको खोना नहीं चाहती थी। माँ रोज मुझे चाचा के कमरे में सुला देती। मैं इनकार करती तो 100 का नोट पकड़ाकर मेरा मुंह बंद कर देती और मैं भी 100 का नोट पकड़कर चुप कर जाती और शर्म के मारे मुंह पर कपड़ा डालकर लेटी रहती। लेकिन एक रात माँ ने बेचैनी में 500 का नोट मेरे हाथ पर रखा और मुझे चाचा के कमरे में जाकर सोने का कहा। उस रात ना जाने क्यों मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज चाचा जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। मैं कमरे से बाहर निकली। आंगन की दूसरी तरफ माँ का कमरा था और मुझे वहां से बातों की आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ा कान लगाकर बातें सुनने लगी और ये देखकर दंग रह गई कि वहां मामा जी भी मौजूद थे
और वो चाचा के मरने का इंतजार कर रहे थे। और माँ कह रही थी कि वो कई महीनों से चाचा के खाने में जहर मिलाकर दे रही थी, जिसकी वजह से वो एकदम ही चारपाई से लग गए थे। माँ का ये रूप देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मुझे माँ से इस पत्थर दिल की उम्मीद नहीं थी। क्यों अपनों के साथ ये सब करेगी? मुझे अभी इस बात का एहसास हुआ कि माँ जो चाचा के खाने का इतना ख्याल रखती थी, वो खाने में जहर मिलाने के लिए ये सब करती थी। मुझे इस बात का बहुत देर से पता चला, वरना शायद मैं कुछ कर ही लेती। मैं भागती हुई कमरे में आई तो चाचा आखिरी सांसें ले रहे थे। ये देखकर मेरा दिल बंद हो गया और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं एक बार फिर से यतीम हो गई थी। मुझे इससे में माँ और मामा जी से बहुत नफरत हो चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उनका ये खेल जाकर किसी थाने में खोल दूं, कि उन्होंने सारी जायदाद हथियाने के लिए सब कुछ किया। पहले चाचा का घर उजाड़ा और फिर उनको ही मार दिया। चाचा के स्वर्गवास के कुछ दिन बाद ही माँ और मामा जी मिलकर घर के कागजात ढूंढने लगे, मगर उनको ना मिले और उनके पास जमा पूंजी भी ना होने के बराबर थी। उसे 2 दिन बाद चाची आई और उन्होंने बताया कि चाचा ने बहुत ही पहले ये घर उनके नाम कर दिया था और उन्होंने हमको तरस खाकर इस घर में रहने दिया था, मगर अब हमें ये घर छोड़ना होगा। माँ तो ये सुनकर हैरान रह गई और मामा जी तो ये सुनते ही वहां से ऐसे गायब हो गए कि जैसे गधे के सिर से सींग। और माँ को अब समझ आ गई थी कि वो खुद अपने पाप पर कुल्हाड़ी मार बैठी है। अपने लालच में उसने अपने सर से छती छीन ली। अब हम सड़क पर आ गए थे और न जाने इस दुनिया में अब क्या क्या और कब तक सहना था। माँ के लालच की सजा मिल गई और अब वो एक वक्त की रोटी को भी तरसने लगी थी और फुटपाथों पर सोना हमारा मुकद्दर बन गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए।